दमोह उपचुनाव से पहले किसानों के मुद्दे फिर छाने लगे हैं। 2018 में किसान कर्ज माफी के सहारे चुनाव जीतने वाली कांग्रेस ने एक बार फिर ये कार्ड उछाला है। कांग्रेस ने पीसीसी कार्यालय में किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की है, जहां सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक किसानों की समस्याएं सुनी जाएंगी। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में ना समय पर गेहूं खरीदी शुरू हुई, ना ही किसानों को खराब फसल का मुआवजा मिला, और तो और किसानों को बिजली के भारी भरकम बिल भी थमा दिए गए। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट कर किसानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने लिखा, ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से पहले ही किसानों की फसलें खराब हो चुकी है, उसका भी उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। ऐसे में आगजनी की घटनाएं किसान भाइयों का भारी नुकसान कर रही है, उन्हें तुरंत मुआवजा दिया जाए। इस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर किसानों को लूटने ठगने का काम किया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर फसलें नहीं खरीदी जा रही हैं, समय पर तुलाई नहीं हो रही है, बिजली के बिल चौगुने दिए जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर हटाए जा रहे हैं, मुआवजा फसलों के नहीं दिए जा रहे हैं। तो माननीय कमलनाथ जी एक किसान हितैषी नेता हैं, जो हमेशा किसानों के हित में सोचते हैं, मजबूत करने का सोचते हैं। ये सेंटर जो खुला है, माननीय कमलनाथ जी ने बड़ी उम्मीद और भावनाओं के साथ खोला है कि किसानों को मध्य प्रदेश के न्याय मिले, समय पर तुलाई हो, समर्थन मूल्य पर फसलें खरीदी जाएं, भाव अधिक मिले, बिजली सस्ते दामों में मिले, और इसकी लड़ाई हम लोग पूरी लड़ेंगे। किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार का कमल कॉल सेंटर पहले से ही 24 घंटे काम कर रहा है। उधर किसान मुद्दों पर कांग्रेस से अलग होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपनी ही सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मुगाबली के भेड़का और बिल रेहू में गेहूं की फसल जलने का जिक्र किया और पीड़ित किसानों को तुरंत मुआवजा देने की मांग की है। बता दें कि राज्य सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है कि आगजनी में जिन किसानों का नुकसान हो रहा है उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कॉल सेंटर पर कहा कि कांग्रेस ने केंद्र खोलने की तारीख 1 अप्रैल इसलिए चुनी ताकि किसानों को अप्रैल फूल बना सके। आप खुद ही देखिए आना 3 दिन के बाद में वहाँ तो किसान कोई है ही नहीं, उद्योगपति हैं उसी दर्जे के बाकी हैं। तो इसलिए किसान का दर्द वो क्या जाने। सोने का चम्मच मुंह में पैदा होने वाले लोग जाके पाए ना फटी बिमाई, वो का जाने पीर पर आई। अगर पीर जानते होते तो 10 दिन में 2 लाख एक हाथ का तो माफ किया होता। राष्ट्रीय अध्यक्ष से असत्य बुलवा दिया, झूठ बुलवा दिया। खुद ने वल्लभ भवन पर दस्तखत करके कह दिया कि माफ कर दिए सारे, 2-2, 4-4 हजार माफ करके सेहरा बांधने लगे। ये क्या किसान का दर्द जानेंगे। प्रदेश में 1 अप्रैल से 1975 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदी शुरू हो गई है, जिसके लिए सरकार ने प्रदेश भर में 4500 से ज्यादा खरीदी केंद्र बनाए हैं। अपनी फसल बेचने करीब 24 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। उपज बेचने में किसानों को समस्या ना हो, इसके लिए एक राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। सीएम शिवराज ने किसानों को भुगतान में दिक्कत ना आए, इसकी भी मुकम्मल व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में गेहूं की फसल कट चुकी है। सवाल यही है कि गेहूं की फसल खरीदी की इस व्यवस्था पर क्या बोट की फसल कट पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है उपचुनाव में केवीसी कार्ड। तो फिर एक बार किसान और कांग्रेस की उम्मीद का सहारा किसान पर फिर टिकता हुआ नज़र आ रहा है, और यही वजह है कि पहले किसान कर्ज माफ़ी की बात की और उसका फ़ायदा भी हुआ, और अब फिर किसान कॉल सेंटर और कॉल सेंटर के ज़रिए किसानों की मदद करने का दावा, और बीजेपी पर यह भी आरोप कि किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है। और ये भी दावा किया है कांग्रेस ने कि जो खेतों में अग्निकांड और आग लगने की घटनाएं हो रही हैं उससे किसान बेहद परेशान है और किसान को किसी भी दृष्टि से न्याय नहीं मिल पा रहा है, उसकी मदद नहीं हो पा रही है। अब सवाल ये है कि बीजेपी ने तुरंत तंज भी कस दिया कि 1 अप्रैल को अप्रैल फूल बनाने की कोशिश है किसानों को। लेकिन किसानों को क्या कांग्रेस वाकई फिर अपने पाले में कर सकती है, और कर भी सकती है तो उसका तरीक़ा क्या किसान कॉल सेंटर या ऐसी ही कोशिशें हो सकती हैं। और दूसरा, किसान जो पहले ये मान चुका है कि कर्ज माफ़ी के लिए कांग्रेस ने कोशिश तो ज़रूर की, लेकिन उस कोशिश में एक तो सरकार गिरी तो इसलिए नहीं हो पाई, ये दलील भी गले उतर सकती है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है, जो बीजेपी का आरोप है कि किसानों में ये असंतोष है कि कर्ज माफ़ी की पूरी प्रक्रिया बहुत तरीके से संचालित नहीं हुई। कुछ किसानों तक ऊंट के मुंह में जीरे के समान मदद पहुंची, कुछ के पास नाम मात्र जैसी मदद पहुंची, और कुछ की मदद हुई लेकिन व्यापक तौर पर किसानों को इससे फ़ायदा नहीं हुआ। तो क्या किसान फिर कांग्रेस पर भरोसा करेंगे? कई बड़े सवाल हैं।
आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक चैतन्य भट्ट जी, दुर्गेश शर्मा जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस के, और रजनीश अग्रवाल प्रदेश मंत्री और बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। इनका भी मैं दुर्गेश जी के साथ स्वागत करता हूं। सबसे पहली टिप्पणी हम लेंगे चैतन्य भट्ट साहब की। भट्ट साहब, किस तरह देखते हैं आप, क्या किसान कॉल सेंटर और किसानों की तरफ फिर लौटने का ये जो कांग्रेस का एक प्रयास है, ये प्रयास क्या आपको कारगर होता हुआ दिखता है, और आगे और भी कई ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कांग्रेस को कोशिशें करनी होंगी? किस तरह से देखते हैं आप कांग्रेस की इस कोशिश को? जी। देखिए शरद जी, किसानों का मुद्दा इस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है पूरे देश में। वहाँ आप देखिए कि बॉर्डर्स पे किसान बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, कृषि कानून को रद्द करने के लिए। जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पूरा ध्यान जो सरकारों का, जो भी पार्टियाँ चुनाव लड़ रही हैं, उनका ध्यान किसानों की तरफ है जी। कांग्रेस की जहाँ तक बात है तो कांग्रेस की सरकार किसानों के कर्जे मुक्ति के लिए सत्ता में आई थी। वो अलग बात है कि वो अपने उस तरह से कर्जा मुक्ति नहीं कर पाई और उसके कारण और भी बहुत से आंतरिक द्वंद्व के कारण उसकी सरकार गिर गई। अब उसको लग रहा है कि हम फिर से किसानों के साथ अपना तादान में स्थापित कर सकें, और इसलिए शायद उन्होंने वहाँ पे कॉल सेंटर बनाया होगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि कॉल सेंटर आप बना भी लेंगे, लोग आपके पास समस्याएं भी लेके आएंगी, लेकिन समस्याएं हल करने का जो पूरी जिम्मेदारी वो तो सरकार की है ना। आप अपनी बात भर रख सकते हैं सरकार के सामने कि इनको मुआवजा दिया जाए या इनकी उचित मूल्य पर खरीदी की जाए। जो सरकार होगी, जो सत्ता में होगा, वही उन समस्याओं का निराकरण कर पाएगा। और बीजेपी तो ऑलरेडी ये कह रही कि हमारा तो 24 घंटे कॉल सेंटर चल रहा है। और अभी आप देखिए कि 3 तारीख को शिवराज सिंह जी जो हैं वो भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों से बात करने वाले हैं। उसमें सारे अध्यक्ष बुलाए जाएंगे, प्रत्येक जिले के भारतीय किसान संघ के उनके प्रतिनिधि बुलाए जाएंगे, और उसमें इसी बात की चर्चा होगी कि किसानों की क्या समस्याएं हैं, किसानों की राजस्व से क्या समस्याएं हैं, उनको भुगतान हो रहा कि नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो सत्ता में होगा, मुझे लगता है कि किसान भी ये समझता है कि हमारी अगर कोई समस्या है तो वो सरकार ही हल कर सकती है। ये बात अलग है कि कांग्रेस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि हम किसानों को एक बार फिर से अपने तरफ लाएं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि अभी चुनाव के बाद, जैसा कि अभी नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे थे कि 3 दिन बाद आप देखिए कि वहाँ पे कोई नहीं दिखेगा आपको, तो ऐसा नहीं है। अभी जब तक चुनाव है तब तक तो मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टी इस कोशिश में होंगी कि जो भी किसानों की समस्याएं हैं या जो किसान उनसे मिलना चाहते हैं या कॉल सेंटर के माध्यम से अपनी समस्याएं रखना चाहते हैं, उनको वो सेटिस्फाइड कर सके। लेकिन कांग्रेस के साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो वादा किया था किसानों के कर्जे माफ़ करने का, जैसे कि राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन में हम पूरा कर्जा माफ़ कर देंगे, लेकिन हो नहीं पाया। तो कांग्रेस के प्रति कहीं ना कहीं किसानों में थोड़ी सी एक अविश्वास की स्थिति है कि इन्होंने बोला जरूर था लेकिन हो नहीं पाई। ये अलग बात है कि 50,000 तक का जो कर्जा था वो किसानों का माफ़ भी किया था, और उसका उन्होंने प्रमाणीकरण भी बहुत बड़े बड़े कागजात के रूप में शिवराज सिंह जी के निवास में पहुंचाया था। लेकिन कांग्रेस को बहुत ज़्यादा इससे लाभ होगा मुझे लगता नहीं है। चलिए, ये वक्त बताएगा कि क्या इसके नतीजे होते हैं। रजनीश जी की एक टिप्पणी, फिर उसके बाद दुर्गेश जी की तरफ लौटूंगा। जी रजनीश जी, क्या कहेंगे आप? किसान कॉल सेंटर, किसान की तरफ फिर कांग्रेस। जी जी। देखिए, एक बुंदेलखंडी की कहावत है कि बैठो बनिया का करे, इते की बरनी उते धरे। तो कुछ ना कुछ करना है, करने के लिए बताना है, बताने के लिए उपक्रम है कि एक राजनीतिक दल अगर किसानों की समस्याओं के लिए कॉल सेंटर जैसी व्यवस्था खड़ी करने लगे तो आप समझ लीजिए कि उस राजनीतिक दल की जमीन कहाँ है, कितनी है, कैसी है। क्योंकि किसान महत्वपूर्ण घटक है लोकतंत्र में, कम से कम कृषि प्रधान राज्य होने के कारण। और उसमें अगर ये स्थिति किसी राजनीतिक दल की, लगभग बाइपोलर सिस्टम मध्य प्रदेश में है, दूसरा सबसे बड़ा दल इस समय कांग्रेस है, और उसको अगर कॉल सेंटर से किसानों की समस्याएं समझना पड़े तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस की सोचने की, विचार करने की, गतिविधि आयोजित करने की किस प्रकार की स्थिति है। दूसरी बात यह है कि जिन्होंने ठगा, छला, धोखा दिया, कर्ज माफी के नाम पर कहा करते थे 50,000 करोड़ से ज्यादा का किसानों का कर्ज है, वो उन्होंने बजट में भी उसका 10% भी प्रोविजन नहीं किया। अब 86,400 करोड़ सीधे एक साल में खातों में डाले, मुआवजा का 2,000 करोड़ सीधा 23 मार्च को खाते में डाला। जिन किसान बंधुओं की फसल जल गई
उनको आरसीबी के 6-4 के तहत उनको मुआवजा देने का बंदोबस्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सीधा किया, तो हम तो हर समाधान के लिए तत्पर हैं, ना इफ है ना बट है। और खरीदी की बात ये करते हैं, एमएसपी पे खरीदी करने के लिए पूरे बंदोबस्त है। किसानों के पास में एसएमएस पहुंचे हैं, 24 लाख किसानों के रजिस्ट्रेशन हुआ है और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने अधिसूचित फसलों को खरीदने का काम एमएसपी पर देश में सबसे ज्यादा किया है, सबसे ज्यादा। और ये बात मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी के अनुसार भी मैं कह सकता हूं, जो सितंबर 2019 में उन्होंने कही कि तमाम प्रकार की फसलें, दलहन, अनाज, तिलहन, तमाम प्रकार की, तीनों प्रकार की फसलों को खरीदने का काम मध्य प्रदेश की सरकार, तत्कालीन सरकार, स्वराज सरकार के दौरान हुआ। तो मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस को इसके बाद में भी समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो वो मैंने जो बुंदेलखंड की कहावत बताई है, चरितार्थ वही होती है। चलिए दुर्गेश जी, क्या कहेंगे आप? आपने हमारे स्वतंत्र पत्रकार जो हमारे साथ हैं उनकी भी बात सुनी और आपके अभिन्न मित्र और काउंटर पार्ट रजनीश जी की भी बात सुनी। जी आदरणीय, आज मैंने कमलनाथ जी के आदेश पे किसान काउंसिल को संभाला, बैठा दिन भर, मेरे को उसका काम सौंपा गया है। मैंने आज जो समस्याएं देखी उन समस्याओं पर ध्यान अंकित कराना चाहूंगा। जैसा अभी रजनीश जी कह रहे थे कि किसान सम्मान निधि, तो रजनीश जी को मैं, जब हम सरकार के सामने पूरे दस्तावेज के रूप में शिकायतें देंगे उस समय रजनीश जी को भी कॉपी दे दूंगा, पर अभी कुछ जो मेरे सामने है वो मैं उनको बता देता हूं। कालीचरण यादव जी हैं, ग्राम पोस्ट पहाना और पन्ना जिले के, जिनकी किसान सम्मान निधि उनको आज तक नहीं दी। वो कह रहे हैं कि साहब हमें किसान सम्मान निधि नहीं दी है, हमने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर से लेके सारे दस्तावेज हमको भेजे। अभी किसानों की खरीदी और सब कर रहे हैं। मैं बता दूं इनकी बुजुर्ग महिला है जिनका रकबा 106/2 ग्राम धनखेड़ी बगल में ही है, माननीय शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, आसपास का इलाका होगा, पोस्ट नेपानिया सीहोर। इन्होंने 108 पर भी, 118 पर भी, सॉरी 181 पे भी उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत करी है। तो उनको दबाव बनाया जा रहा है कि आप सीएम हेल्पलाइन में जो आपने शिकायत दर्ज कराई है उन्हें वापस ले लें, क्योंकि वहां के जो पटवारी हैं उन्होंने गेहूं की फसल पूरे क्षेत्र के अंदर लोग बाग बोते हैं और उन्होंने उसको लहसुन की फसल में दर्ज कर लिया है कि इस एरिया में या इस रकबे में लहसुन पैदा होता है, इसलिए उनकी गेहूं की खरीदी नहीं हो रही है। तो ये मैं छोटे छोटे एक आध दो उदाहरण के रूप में आपको बात बता रहा हूँ जो समस्याएं सामने आई हैं। लेकिन दुर्गेश जी, आप खुद छोटे छोटे उदाहरण बता रहे हैं इनको। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आदरणीय कि ये भारतीय जनता पार्टी है जो सत्य को मानती नहीं है। ये एक आध उदाहरण इसलिए के तौर पे मैंने कह दिया कि एक रकबा, इनको पता बता दिया, सारी जानकारी दे दी। यदि इनमें हिम्मत है, जो भाई को हमेशा क्या है कि जब भी कोई बात हो तो हंस के टाल दो, कैसे मुस्कुरा के उसको टाल दो, ये आदत है भारतीय जनता पार्टी की। बिल्कुल प्रतिबंध नहीं है, पर या फिर झूठ बोल के कह दो कि नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं। तो शिवराज सिंह चौहान जी की विधानसभा से जुड़ा हुआ उनका जो गृह जिला है सीहोर, उसका मामला है। वहां पर गेहूं की जगह जब रकबा गेहूं का था तो वहां पर लहसुन शो कर दिया। बिल्कुल, इस पर मैं जवाब दूंगा, मेरा गेहूं कौन खरीदेगा। हमने मध्य प्रदेश में आज कॉल सेंटर खोला है और भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि अप्रैल है तो अप्रैल 1 अप्रैल फूल बनाना, तो पूरे हिंदुस्तान को फूल तो फूल बना ही रहा है। उस फूल की जो धूल उड़ रही है, जो गंदगी और गंदा वातावरण पैदा किया है, उससे लड़ने के लिए ही हमने आज अपने आप को मैदान में किसानों की सेवा के लिए उतारा है। जरा आप कह रहे थे कि साहब फिर से आपने बार बार 2 बार इस बात को कोट किया कि कांग्रेस किसानों की तरफ चली। भैया हम तो किसानों के साथ देश की आजादी से लेके आज तक हमेशा थे। हम ना कभी भटके हैं, ना छोड़ा है, ना ऐसा है कि आज चल दिए और कल उनका साथ छोड़ दिया। किसान कर्ज माफी का जो मामला था, हमने घोषणा करी, घोषणा करने के बाद कमलनाथ जी ने मात्र 1 घंटे में किसान कर्ज माफी के दस्तावेज साइन करे। जब उसकी किसान कर्जा माफी का जब पूरा डाटा सामने आया तो उसमें पाया कि कई हजार लोग ऐसे हैं जिसमें कई हजार करोड़ का मामला था,
जिसमें जो एक एक व्यक्ति के नाम पे किसी 2-2, 3-3 लोगों ने। चलिए मैं कुछ जवाब ले लेता हूँ, फिर मैं लौटता हूँ आपकी तरफ। थोड़ा सा और बता दूं आदरणीय सर, अभी तो है ना मंच है सर, अभी तो 8:13 है दुर्गेश जी, पूरा समय है आपके पास। बिल्कुल है, दूसरा राउंड है आपके पास। तो एक सवाल उठे थे, फिर ये सवाल उठाए नए, मैं उनका भी जवाब दूंगा। किसान कर्ज माफी पे सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री महोदय, तो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है, उन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत करे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में कमलनाथ जी के शासन में 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करा गया था। 5 लाख किसानों का, 5 लाख कुछ हजार किसान थे जिनका 2 लाख का कर्जा था, वो माफ होना रह गया था। कारण चरणबद्ध तरीके से, क्योंकि इन्होंने मध्य प्रदेश को पूरा खोखला कर दिया था। कारण मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इल्जाम लगा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों के नाम पे जो कर्जा ले रखा था, उसकी जांच भी पूरी, अभी जांच मध्य प्रदेश शासन में नस्तीबद्ध है। सर, अब तो मौका दे दीजिए मुझे, नहीं तो उस पर कार्रवाई करके दिखाएं, क्योंकि यदि कांग्रेस शासन होता तो निश्चित वो जो किसानों सर, के नाम पे अब तो मेरी बात सुन लीजिए। जी बोले। जी रजनी जी कुछ सवाल उठाए हैं कि किसानों को राहत नहीं मिली है। एक तो लहसुन का रकबा बता दिया गया है, तो गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदी का मामला ठप है, और दुर्गेश जी का दावा है कि मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा मसला है, और भी 2-3 विषय उन्होंने उठाए हैं। जी रजनी जी। देखिए, पहली बात तो गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीदी का मसला, पिछले बार भी कोविड के लॉकडाउन के बीच में हमने सबसे ज़्यादा खरीदी की थी समर्थन मूल्य पर, ऑन रिकॉर्ड जी। और ये फिजिकल ये होती है, कोई वर्चुअल तो मामला होता नहीं है कि हमने दे दिया और आपने ले लिया, वायदा खेती तो जैसा मामला है नहीं। दूसरी बात ये है कि इस बार भी बंदोबस्त उसी तौर पर हुए हैं, शायद आपके पैकेज में भी बताया होगा कि 24 लाख किसानों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, और मुख्यमंत्री शिवराज जी ने, भाजपा सरकार ने बहुत स्पष्ट कहा है कि एक एक दाना हम समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे, और ना सिर्फ गेहूं, जो भी अधिसूचित फसलें हैं उन सबको खरीदने का काम होगा। दूसरी बात यह है कि अगर कोई किसान की कोई समस्या है तो समाधान के लिए तमाम प्रकार के बंदोबस्त हैं, प्रबंध हैं, उपाय हैं। समाधान ऑनलाइन, मुख्यमंत्री समाधान है ऑनलाइन है, सीएम ऑनलाइन है, हेल्पलाइन है, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, और होती भी समस्या विहीन राज्य है ऐसा नहीं है। किसानों की मध्य प्रदेश में ये शांत रहेंगे, मेरी बात हो जाए, शांत रहेंगे दुर्गेश जी, कूल रहो। कूल है भैया, कूल है। अरे दुर्गेश जी यार, क्या बहुत शांति से सुनिए दुर्गेश जी, बहुत आप जैसा धैर्यवान व्यक्ति मैंने, मतलब मैं खुद आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। मत पढ़िए आप सभी, हम सभी इसी प्रतिस्पर्धा में ना पढ़ें कि एंकर बहुत जोर से बोले, प्रतियोगी जोर से बोले, और नंबर बढ़ेंगे, देखने वाले कहेंगे आज तुम जीत गए। कोई जीत हार नहीं सर, संवाद करें, हम संवाद करें। यहाँ प्रतियोगिता है ही नहीं, मैं बिल्कुल सर, करूं। शांत रहें सर। शंकराचार्य और मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ की तरफ चलें, आपकी अनुमति हो तो। चलिए रजनी जी बोलिए रजनी जी। शरद जी, अगर अनुमति हो तो जवाब। सर बिल्कुल बोलिए। दूसरी बात ये है कि जो मैंने कहा, जिस प्रकार से मैंने कहा कि तमाम प्रकार के बंदोबस्त किए हैं, और उसके बाद में फसल जलने का मामला, फसल जलने का मैंने कहा ये ऑन रिकॉर्ड है, मुख्यमंत्री की घोषणा है कि, और आप अगर कोई लगता है कि फसल जलने के मुआवजा देने में तमाम प्रकार की प्रक्रिया में कोई हेरा फेरी है तो जरूर विपक्ष का धर्म उठाना चाहिए। हमने कहा कि 6(4) के तहत आरसीबी एक्ट में हम उनको मुआवजा देंगे, और ये मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो इस प्रकार से तत्काल आरसीबी एक्ट में मुआवजा देने का काम करता है जी। 86,400 करोड़ सीधे खाते में डाले हैं। एक बात कर्ज माफी की कहते थे, मैं पलट के उस तरफ नहीं जा रहा। बजट ये बिल होता है, फाइनेंस बिल, उसके तौर पर पारित होता है विधानसभा में। जरा बताएं कि 48,000 करोड़ का बंदोबस्त था क्या कर्ज माफी का? जी, और जो बातें उठाई हैं रजनी जी, जो बातें उठाई हैं, डिटेल में कई बार आपकी करेंगे ही, ये आश्वस्त करेंगे ही आपकी, वो जो भी विषय हैं जो उठाए हैं कांग्रेस की तरफ से दुर्गेश जी ने, अगर उन प्रकरणों में आप ये जरूर दिखवाएंगे कि सत्यांश की बात कितनी है, और वो पाई जाती है तो उस पर उचित कार्रवाई होगी। जी रजनी जी। नहीं, मैंने कहा, पहले भी कहा मैंने कि अगर इस प्रकार के कोई प्रकरण आते हैं, समस्या विहीन प्रदेश नहीं है, तो विपक्ष का धर्म है कोई बात ध्यान में लाने का। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन सिगुफाबाजी, लेकिन केवल सोसेबाजी कर देना, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है।
और जो आप एमएसपी पे बात करते हो, आप कर्ज माफी की बात करते हो, आप तमाम फसल जलने को लेकर बात करते हो, इसका कोई मतलब किसान सम्मान निधि को लेकर मध्य प्रदेश में लगातार 10,000 रुपया प्रति वर्ष अलग अलग किस्तों में खातों में जाने का काम हो रहा है। और सूची जो 15 महीने कमलनाथ जी ने नहीं दी, ये किस मुंह से आरोप लगाते हैं? चलिए, सूची 15 महीने कमलनाथ जी ने किसान सम्मान निधि की नहीं दी, और वो सीमांत लघु सीमांत किसानों की सूची उनको देनी, अलग से कोई प्रक्रिया थोड़ी अपनाई जानी थी उसकी। जी जी, भट्ट साहब, मैं एक सवाल लेकर आपकी तरफ आ रहा हूँ। इसके पहले भी हमारी ये बात हुई थी कि आखिर कांग्रेस मुद्दों की तलाश एक प्रमुख विपक्षी पार्टी को हमेशा होती है, और किसान एक ऐसा मसला है इस देश में जिससे जुड़े, जो रजनीश जी ने ये बात उन्होंने कही कि समस्या विहीन नहीं है, कोई भी प्रदेश नहीं हो सकता, मध्य प्रदेश ही की बात ना करें, विकसित कोई प्रदेश है अगर देश में तो वो भी समस्या मुक्त है, ऐसा दावा कोई नहीं कर सकता दुनिया में, बल्कि कोई ऐसा राज्य या देश नहीं हो सकता। लेकिन यही हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जहाँ भी लोकतंत्र मजबूती से है, भारत जिसमें शामिल है, कि हम उन चीज़ों को लोकतांत्रिक स्वरूप में देखें और उनको दूर करने की कोशिश करें। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को किस चीज़ की ज़रूरत है? एक चीज़ होती है कनेक्ट करना यानी लोगों से खुद को कनेक्ट इस तरह से करना। अभी ऐसा लगता है कि कांग्रेस बीजेपी के प्रति जो उसकी नाराज़गी है सरकार गिरने की, जो बहुत स्वाभाविक है, वो अपना सारा गुस्सा बीजेपी और बीजेपी के नेताओं पर उतारने में जुट जाती है। क्या मैं ठीक हूं या मैं गलत हूं? जी नहीं, आप बिल्कुल 100% सही हैं। कांग्रेस के संग दिक्कत यही हो रही है कि वो लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रही। दूसरा, उनका जो प्रचार तंत्र है वो बहुत कमज़ोर है बीजेपी के मुकाबले में। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसका प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। आजकल प्रचार का ज़माना है। आप अगर कोई काम करते हैं तो आप लोगों तक उसको कैसे पहुंचाएंगे? कमलनाथ जी तो जब सरकार में आए थे तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि मैं विज्ञापन वाली सरकार नहीं हूं। लेकिन विज्ञापन आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि आप देखिए कि अगर किसानों तक कोई बात पहुंचानी है या आम जनता की किसी समस्या के हल के लिए, केजरीवाल भी खूब उपयोग करते हैं इसका। जी, जैसे कोरोना का आप देख लें उदाहरण, कोरोना के जी कोरोना के भी मामले में आप देखें कि आप लोगों को ये बताना पड़ता है कि भाई आप वैक्सीनेशन करवाएं, इससे कोई नुकसान नहीं। तो आप अगर इस तरह से कनेक्ट नहीं होंगे जनता के साथ, शिवराज सिंह जी में और कमलनाथ जी में जो मूल अंतर है वो यही है कि शिवराज सिंह चौहान लोगों से कनेक्ट हैं, उनको लोग अपना मानते हैं। कमलनाथ जी के संग क्या है कि थोड़ा सा दूरी मान के चलते हैं लोग। ये भी कहा गया था जब वो सरकार थी कि वो तो अपने मंत्रियों से तक नहीं मिलते, विधायकों से तक नहीं मिलते। अब इसमें कितनी सच्चाई थी तो विधायक को मंत्री बता सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में भी आप देखिए कि कांग्रेस के संग सबसे बड़ा जो संकट है वो चेहरों का संकट है। आप दमोह उपचुनाव में देख लें या पश्चिम बंगाल के उपचुनाव में देख लें, वहाँ चेहरे नहीं हैं, जबकि बीजेपी के पास चेहरों की बहुतायत है, वो अपनी पूरी भीड़ उतार देते हैं। और दूसरा जो है कि ये जो एक जो निराशा का भाव है, जो सरकार चली गई है उसका दर्द, ये बात तो सही कह रहे हो आप कि 1 साल होने के बाद भी उसका दर्द अभी तक कांग्रेस के दिमाग से नहीं उतरा है। वो बार बार उसी तरह से टिकाऊ या बिकाऊ की बात करती है। अब वो बात चली गई, खत्म हो गई। अब तो आपकी सरकार भी चली गई। अब आपको पूरी कोशिश ये करना चाहिए कि हम अपना पूरा संगठन प्रदेश में बहुत जबरदस्त रूप से खड़ा कर सके, लोगों में उत्साह बढ़ा सके। अगर कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष है तो प्रदेश, हम तो कई बार आपसे आपके डिबेट में भी कह चुके हैं कि उनको पूरे प्रदेश का दौरा करना चाहिए, क्योंकि जब कोई बड़ा नेता किसी शहर में आता है तो एक माहौल बनता है। तो ये सारी चीजें कमजोरी हैं, उनको कहीं ना कहीं दूर जब बोलिए रजनीश जी, कुछ सेकंड्स हैं आपके पास, फिर मैं दुर्गेश जी की एक विस्तृत प्रतिक्रिया लूंगा। जी नहीं, मैं केवल कुछ विषय छेड़े थे भट्ट साहब ने, मैं केवल उसको आगे बढ़ाने का काम करता हूं। पूरे देश में अलग अलग स्टेट में जो ई गवर्नेंस के माध्यम से समाधान करने के मामले होते हैं, हर स्टेट ने अपने तौर पर बनाए हैं। मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। जो भारतीय जनता पार्टी मैदान में किस प्रकार लोगों की सेवा कर सकती है, किस प्रकार मदद कर सकती है, वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश बड़े राज्यों में दूसरे नंबर पर है, जनसंख्या के अनुपात में पहले नंबर पर है। तो मध्य प्रदेश की सरकार में ऐसे सिलसिलेवार आपको एक एक योजना के बारे में उसके बारे में गिना सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में हम सबसे बड़े राज्य हैं, तो हम एक एक करके सब गिना सकते। तो ये कर रहे हैं, और हमारी पार्टी के लोग सेवा कैसे होती है ये जमीन पर जाकर कर रहे हैं। हेल्प सेंटर बना के वैक्सीनेशन करवाने के लिए लगे हुए हैं निरंतर लगातार। तो मुझे लगता है केवल शोसेबाजी शगुफाबाजी से नहीं होता। अप्रैल फूल की कहावत हो या कुछ भी दूसरी बात हो, मुझे लगता है जनता सब जानती है। आपका चैनल देख रही, वो किसान भी जानते कि उनके साथ क्या हुआ। जी दुर्गेश जी, आपकी पार्टी के एक सीनियर लीडर से हमारी बात हो रही थी, तो अनौपचारिक चर्चा थी
अनौपचारिक चर्चा में कई बातें होती हैं। उनसे हमने पूछा कि आपको क्या लगता है, क्या मंत्र है जिससे आप, तो उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि मैं ये बात किसी फोरम पर नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि हमें बीजेपी पर बहुत अधिक फोकस करने के बजाय जनता से जुड़ने और अपने कार्यकर्ता को फिर से मोर्चे पर उतारने पर मेहनत करनी चाहिए। और मुझे लगता है ये काम हो ही रहा होगा पार्टी में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें ये बताने की ज़रूरत पड़े देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी को। हालांकि अब बीजेपी की सदस्य संख्या काफ़ी आगे निकल गई। जी बोलिए। जी आपने और जो बात बोली, यदि किसानों की कॉल सेंटर खोल के हमने किसानों से जुड़ने का प्रयास ही तो किया है। उनकी समस्या को अपने तक लाना और उनकी समस्याओं के निदान के लिए संघर्ष करना, जो हमारा नैतिक दायित्व भी है उसको पूरा करना है। आदरणीय भट्ट साहब कह रहे थे कि सब कांग्रेस के पास चेहरे नहीं है। हो सकता है कि भाजपा जितने चेहरे आज दिखाई दे रही है उससे चेहरों की संख्या कुछ हमारे पास कम हो, पर भाजपा के पास ना नेता है ना कार्यकर्ता है। ये तो हमेशा हर जगह, चाहे आज मध्य प्रदेश हो या पश्चिम बंगाल हो, सिर्फ और सिर्फ दूसरे दल की बैसाखियों पे खड़े हैं। और ऐसी बैसाखियां जो कमजोर होती है, क्योंकि कमजोर बैसाखी ही टूट के दूसरी तरफ चली जाती है, तो वो कमजोर बैसाखियां ज्यादा लंबी नहीं चलती। ये आने वाला भविष्य बताएगा ये कितने दिन उन बैसाखियों के सहारे टिके रहेंगे। अब बात चूंकि किसानों पे और किसान से संबंधित मुद्दों पर थी, तो अभी मात्र 10 दिन के अंदर रवि विपणन, मतलब रवि की जो फसल खरीदने के लिए इन्होंने तारीख तय करी, उसमें 13 तारीख को इन्होंने एक आदेश जारी किया कि हम जो रवि की फसल जो है 15 तारीख को जो खरीदने वाले थे, 15 तारीख से, 15 के बजाय अब हम 22 तारीख से खरीदेंगे। इसका मतलब 15 तारीख पहले इन्होंने तय करी थी, उसको बदल दिया। 23 तारीख को फिर अभी 4-5 दिन पहले या एक हफ्ते पहले फिर एक आदेश निकालते हैं, कहते हैं कि अब हम 22 से भी नहीं खरीदेंगे, अब हम 27 तारीख से खरीदेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। जैसा ये कहते हैं कि साहब हम तो पूरा खरीद रहे हैं, हम तो सब कर रहे हैं, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, तो डाल डाल पर बंदर कूदे और ये कहे कि भैया मैं राजा और मैं पूरी प्रजा की सेवा कर दूंगा, तो डाल डाल कूदने से सेवा नहीं होती है। सेवा करने के लिए जमीन पे उठ के धरातल तो कुछ करना पड़ता है। कहने और करने में बहुत फर्क होता है रजनीश जी। तो कृपया करके सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से कहिए कि इधर से उधर बंदर कूदी लगाने के बजाय काम करें। अभी मैंने कुछ ही समय पहले निकलते हुए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से जब निकल रहा था तो व्हाट्सएप पे देखा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण भाषा को लेकर हम सभी संयमित रहें। मेरा ये कहना है संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के प्रति मैंने कोई भाषा गलत उपयोग में नहीं ली आदरणीय, मैंने कोई भाषा गलत उपयोग में नहीं ली। नहीं, ये मैं आपके कंसाइंस पे छोड़ता हूँ सर। जी, मैंने एक पुरानी किस्सा है, कहानी है जो जंगल के राजा के ऊपर सुनाई जाती थी। अब चूंकि मध्य प्रदेश के अंदर हर भाजपा का नेता कहीं ना कहीं अपने आप को किसी जंगल के राजा से उपमा देता रहता है, इसलिए मैंने भी उनको उनकी जो। चलिए सर, मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, वक्त कम है मेरे पास। बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी, धन्यवाद रजनीश जी, धन्यवाद चैतन्य भट्ट साहब। अक्सर एक कहावत जो हम सब सुनते हैं और जो आमतौर पर ट्रकों पर लिखी होती है कि जलो मत बराबरी करो, जिंदगी में भी ये कहावत बहुत मायने रखती है। कई बार व्यक्ति हो, संगठन हो, खेल का मैदान हो, कोई एक लगातार सफलता के घोड़े पर सवार होता है तो दूसरा परेशान तो होता ही है, लेकिन वो खिलाड़ी या वो संगठन या वो पार्टी या वो नेता पीछे छूटता चला जाता है जो अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी की जो लगातार सफल हो रहा है उसकी खामियां निकालने में जुट जाता है। और मैं ये नहीं कहता कि उन खामियों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। अपोजिशन का ये राइट है कि वो सत्ताधारी दल की कमियों को ढूंढे और वो इस काम में जुटा भी रहता है। इसलिए ये कहना कि वो बेवजह की कमियां ढूंढ रहा है, ये कहना सच नहीं होगा। लेकिन उन कमियों को उजागर करने का जो तरीका है वो पूरी तरह से एक ऐसी दक्षता के साथ होना चाहिए जो आपके मन तक ना पहुंचे, आपके मन पर नकारात्मक प्रभाव न डाले। निश्चित तौर पर जो पिछले वर्ष का घटनाक्रम है, कांग्रेस उससे पीड़ित है, लेकिन कांग्रेस की नाराज़गी अभी भी बीजेपी के प्रति बहुत अधिक नज़र आती है। और ये चीज़ मैं नहीं कहता कि ये जनता से जोड़ने में उसको रोक रही है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब प्रतिशोध की अग्नि आपके मन में धधकती है और यह आपकी ताकत बनने के बजाय कई बार आपको खुद ही भीतर से तपाकर कमज़ोर करने लगती है, तो आपके लिए चुनौती बड़ी हो जाती है। ये हम नहीं कहते कांग्रेस कुछ ऐसी स्थिति से गुजर रही है, लेकिन ये उसके लिए आत्मनिरीक्षण का विषय ज़रूर है। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। नमस्कार।